तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपकी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा गोल है वो है द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम समझेंगे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो पढ़ा है उसी का ही एक, ये आप कह लीजिए एक छोटा सा वर्जन है, दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में ही हम पढ़ेंगे ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट। तो बिफोर गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, पहले इसका मतलब समझते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड लिखा है यहाँ पर रेगुलेशन। घर में आप रेगुलेटर आपने देखा होगा, गैस का एक रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर का क्या काम होता है? रेगुलेटर का काम होता है कि जब आपको खाना बनाना है तो आप गैस ऑन कर देते हैं, और जब आपको खाना नहीं बनाना होता है तो आप गैस बंद कर देते हैं, और जिससे आप अपनी गैस को बंद या फिर स्टार्ट करते हैं उसे आप रेगुलेटर कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं। अब हमें यहाँ पे रेगुलेट किसको करना है? जीन एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है प्रोटीन का बनना। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बेटा? प्रोटीन का बनना। और प्रोटीन के बनने का मतलब क्या है? आरएनए का बनना। प्रोटीन के बनने का मतलब क्या है? आरएनए का बनना। यानी कि आरएनए जब बनेगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा, और जब प्रोटीन बनेगा तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाएगा। और द पॉइंट इज दैट कि जब प्रोटीन बन जाएगा तो जीन जो है वो एक्सप्रेस कर गया, लेकिन जीन तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसको पीछे से क्या मिलेंगी? इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, यानी कि बाहर से कोई स्टिमुलस मिलेगा। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो बॉडी में जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं बेटा, हर एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला एक जीन होता है, और उस जीन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक फिनोमिना है जिसे रेगुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे सपोज करिए कि आपने बहुत सारा सुबह घी खाया, यानी कि आपने क्या खाए? लिपिड्स खाए। अब लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइपेज एंजाइम, यानी कि प्रोटीन। और लाइपेज तभी बनेगा जब आपने लिपिड्स खाए होंगे। अगर लिपिड्स नहीं खाएंगे, या सपोज करिए कि बॉडी में लिपिड्स नहीं है, तो लाइपेज भी वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि वो लिपिड इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि मुझे लाइपेज एंजाइम बनाना है या नहीं बनाना है। इज दैट क्लियर? अगर बनाना है यानी कि रेगुलेशन क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है, यानी कि वो जो रेगुलेटर है वो उस प्रोसेस को ऑन कर रहा है। और अगर नहीं बनाना है यानी कि वो प्रोसेस क्या हो रहा है? ऑफ हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है डीएनए से पहले आरएनए बनना, यानी कि एमआरएनए बनना, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, क्योंकि जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक जीन एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो बड़े सारे बच्चे यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन का एक्सप्रेस होना। नहीं, जीन का एक्सप्रेस होना रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन का मतलब है जीन एक्सप्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो रेगुलेट हो रहा है। और ये किस पे डिपेंड करता है कि वो एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा? ये डिपेंड करता है स्टिमुलस पे कि किस तरीके का बॉडी में स्टिमुलस गया है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब हम समझते हैं कि जो ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन था ये कैसे होता था। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट में सबसे पहले, जैसा कि मैंने क्या बताया कि जीन एक्सप्रेशन के लिए हमें दो प्रोसेसेस चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से क्या बनता था बेटा? एचएनआरएनए बनता था। क्या बनता था? एचएनआरएनए बनता था। हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। तो डीएनए से जब एचएनआरएनए बनता था तो उस प्रोसेस को कहा जाता था ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता था? ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि यूकैरियोट में जो सबसे पहला स्टेप होगा जीन एक्सप्रेशन का वो होगा ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद हम एचएनआरएनए को कन्वर्ट करते थे एमआरएनए में बाय रिमूविंग द इंट्रॉन्स, जिसे हम आरएनए प्रोसेसिंग कहा करते थे। तो सेकंड स्टेप जो है वो है प्रोसेसिंग लेवल, जिसको हमने पीटीएम बोला था। जिसको हमने क्या बोला था बेटा? पीटीएम, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये जो एमआरएनए था ये न्यूक्लियस से मूव करके कहाँ आता था बेटा? साइटोप्लाज्म में आता था। कहाँ आता था? साइटोप्लाज्म में आता था। और फिर साइटोप्लाज्म में जब ये आता था तो वो वाला स्टेप कौन सा हो गया? एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट होना। और फाइनली ये जो एमआरएनए क्या बनाता था? प्रोटीन। यानी कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें
तो यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल लेवल यानी कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का बनना। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या है? HNRNA। उसके बाद है प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग में हम क्या पढ़ते थे? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, ये दोनों स्टेप पढ़ते थे। और इसके बाद एक टेलिंग स्टेप भी इसमें हमने पढ़ा था। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट किसको करना है? mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। और फाइनली क्या करना है? हमें प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोटीन। यानी कि यूकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन के या जो जीन रेगुलेशन जब होता है तो टोटल 4 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है बेटा? 4 स्टेप्स में होता है। तो आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। ये डायग्राम मैंने बना के रखी हुई है। तो आपने एक पूरा सेल बनाना है पहले, उसके बाद न्यूक्लियस में DNA से पहले आप HNRNA बनाइए विद इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग करके mRNA बनाइए, mRNA का ट्रांसपोर्ट करिए साइटोप्लाज्म में, और फिर क्या बना दीजिए आप? प्रोटीन। तो ये डायग्राम का आप फोटो ले लीजिए। अब बात करेंगे हम प्रोकैरियोट्स में। किसमें बात करेंगे बेटा? अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में अगर बात करी जाए बेटा, तो वहाँ पे क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है यानी कि DNA से जो mRNA है ये कहाँ पे हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। और mRNA से जो प्रोटीन बनता है ये भी कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहाँ पे तो न्यूक्लियस एब्सेंट है। इसीलिए अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें यानी कि बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया में जो जीन रेगुलेशन है वो 2 ही स्टेप में हो रहा है बेटा। कितने स्टेप में हो रहा है? 2 ही स्टेप में। पहले DNA से RNA बन रहा है। DNA से क्या बन रहा है? RNA, यानी कि उसमें HNRNA नहीं बनता था, क्योंकि हमने ये समझा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है। HNRNA का मतलब क्या है? मोनोसिस्टोनिक जीन। तो जो प्रोकैरियोट है वहाँ पे क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक जीन है, इसलिए वहाँ पे DNA से डायरेक्टली क्या बनता है? mRNA, यानी कि ये वाला स्टेप नहीं होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि यूकैरियोट में हमें इस mRNA को न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था साइटोप्लाज्म में, तो प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है इसीलिए वहाँ पे mRNA से डायरेक्टली क्या बनेगा? प्रोटीन। यानी कि उसमें 2 स्टेप नहीं होंगे, ना ही HNRNA बनेगा और ना ही ट्रांसपोर्ट। इसलिए प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन केवल 2 ही स्टेप में होती है बेटा। कितने स्टेप में होती है? 2 ही स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप इज द ट्रांसक्रिप्शन और सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन, जो दोनों की दोनों कहाँ पे होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो ये तो हमने समझ लिया जो बेसिक डिफरेंस है जीन एक्सप्रेशन में प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। एग्जाम में पूछा जाता है, नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एक्सप्रेशन का। तो 4 स्टेप्स में हमने पढ़ाया आपको यूकैरियोट्स में और 2 स्टेप्स में बताया आपको प्रोकैरियोट में। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब NCERT ने यहाँ पे फैक्टर्स मेंशन करे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जीन एक्सप्रेशन को या जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आ गया मेटाबॉलिक। इसमें सबसे पहला क्या आ गया? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक की जैसे अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि सिंपली आप ले सकते हैं कि सपोज़ करिए आपने सुबह सुबह बहुत सारे प्रोटीन्स खाए। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम चाहिए। तो अगर आप प्रोटीन्स खाएंगे तो क्या आपकी बॉडी में प्रोटीएज रिलीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि मेटाबॉलिज्म में जो हम जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, हर एक केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। और सबस्ट्रेट के बेसिस पे एंजाइम बनता है और एंजाइम का नेचर क्या होता है? प्रोटीनेशियस। प्रोटीन मतलब mRNA, मतलब DNA से क्या बन रहा है? पहले mRNA, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो मेटाबॉलिज्म डिसाइड करती है कि क्या जीन को एक्सप्रेस करवाना है या नहीं करवाना है। उसके बाद आ गया फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में क्या है कि जो बॉडी की ओवरऑल फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, वैसे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि जो बॉडी के फिजिकल प्रोसेसेस है, जैसे कि मेल्स और फीमेल में आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के समय आप देखिए कि फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और मेल्स में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं उनमें भी क्या आते हैं? बदलाव आते हैं। तो ये सारा खेल किसका है बेटा? जीन्स का है। उसके बाद आगे एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर। इसकी एक बड़ी मैं बेहतरीन एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जब आप बहुत तेज़ धूप में अगर घूमेंगे तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। क्या हो जाती है? अब वो डार्क इसलिए होती है ताकि लाइट जो मतलब टेम्परेचर जो है, जो लाइट पड़ रही है उसका ज़्यादा इफेक्ट बॉडी पे ना हो। तो उस केस में क्या होता है? ब्लैकिश अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, यानी कि मेलानिन का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या है? लाइट भी है और टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और लाइट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अब
यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें 2 एग्जाम्पल्स कोट करके बताई हैं, बड़े ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि पहली एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी यहाँ पे लेती है वो लेती है ई कोलाई की। किसकी लेती है बेटा? ई कोलाई की। तो ई कोलाई में क्या है, ई कोलाई को अगर हम किसी मीडिया में डालें और उस मीडिया में अगर हमने लैक्टोज डाला है, क्या डाला है? लैक्टोज। ये ऐसे समझ लीजिए कि हमने एक मीडिया बनाया जिसमें लैक्टोज डाला और उसमें हमने ई कोलाई को डाल दिया। किसको डाल दिया? ई कोलाई यानी कि बैक्टीरिया को डाल दिया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा? इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा। इस लैक्टोज को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जैसे हमारी बॉडी में कौन सा एंजाइम चाहिए? लैक्टेज। कौन सा चाहिए? लैक्टेज। वैसे ही बैक्टीरिया वहाँ पे इस लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा एंजाइम बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर मीडिया में लैक्टोज डाला होगा तभी तो ये एंजाइम बनेगा, अगर मीडिया में लैक्टोज नहीं होगा तो ये एंजाइम भी नहीं बनेगा। यानी कि इन ई कोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हाइड्रोलाइजेस लैक्टोज को ये किस में कन्वर्ट करता है बेटा? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज स्टॉप्स। ये मैंने बताया आपको, यही जो मैं 3-4 बार मैंने बात रिपीट कर दी कि अगर आप सबस्ट्रेट डालेंगे तभी एंजाइम काम करेगा, और सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे? लैक्टोज। लेकिन अगर ऑलरेडी उसके पास प्रोडक्ट है या फिर अगर आप सबस्ट्रेट देंगे ही नहीं तो वो पर्टिकुलर एंजाइम भी नहीं बनेगा। वैसे एक एग्जांपल और ली है कि जो एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन होता है, जो एम्ब्रियो को क्या होता है? डिफरेंशिएशन। यानी कि एम्ब्रियो के पास पूरी की पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बनाने की क्या है? इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब एम्ब्रियो के पास वो सारे के सारे जीन्स हैं जो क्या बना सकते हैं? हमारी बॉडी के फीचर्स बना सकते हैं। तो यानी कि जो अब एम्ब्रियो जो एडल्ट में जब कन्वर्ट होता है बेटा उसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है एम्ब्रियो के डिफरेंट सेल्स जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यानी कि जब उनको अपना पर्टिकुलर क्या मिल जाता है? फंक्शन। क्योंकि एम्ब्रियो को देख के आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सेल किस में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। इसका मतलब एम्ब्रियो के पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाने की सारी क्या है? जानकारी है। यानी कि उसके पास सारे के सारे जीन्स हैं। इज दैट क्लियर? अब तो अभी तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रेगुलेशन का मतलब क्या है। रेगुलेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा है। रेगुलेशन का मतलब ये है कि जीन तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसकी ज़रूरत होगी। जीन तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसकी ज़रूरत होगी, जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी तब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसी में ही एनसीईआरटी ने यहाँ पे जो लैक्टोज है इसके लिए एक स्पेशल नोट दिया है एनसीईआरटी में कि अभी मैंने क्या बताया कि इफ़ अ सबस्ट्रेट इज एडेड टू द ग्रोथ, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है। एक बैक्टीरिया की क्या है? कॉलोनी। ये बैक्टीरिया है इसके अंदर। अब सपोज करो कि हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर इस मीडिया में डाल दिया गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। क्या डाल दिया? अब आप मुझे एक बात बताइए, ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज क्या है? सबस्ट्रेट हैं कि प्रोडक्ट हैं? ये दोनों तो प्रोडक्ट हैं। ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं इस बैक्टीरिया को उस कल्चर में ग्रो करवाऊं जिसमें मैंने गैलेक्टोज और ग्लूकोज डाला है, तो क्या लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या वो प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? अब खुद दिमाग लगा के लाओ, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि अगर हम ग्रोथ मीडिया में या किसी भी मीडिया में अगर सबस्ट्रेट डाल दें, क्या डाल दें? सबस्ट्रेट डालें। सबस्ट्रेट यानी कि लैक्टोज, सबस्ट्रेट यानी कि लैक्टोज। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। यानी कि जो जीन रेगुलेशन है वो क्या हो जाएगी? स्विच ऑन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्विच ऑन। अब जो ये वाला हमने केस लिया है कि अगर हम क्या डाल दें? प्रोडक्ट। क्या डाल दें बेटा? प्रोडक्ट। तो वो जो जीन है उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अब हमने लैक्टोज की जगह क्या डाल दिया? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये तो हमने ऑलरेडी डाल दिया, तो फिर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स ही क्यों प्रोड्यूस होंगे? तो स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है यहाँ पे। इफ अ सबस्ट्रेट यानी कि लैक्टोज इज एडेड टू द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, द सेट ऑफ जीन्स इज स्विच्ड ऑन। सेट ऑफ जीन क्या हो जाएगा? स्विच ऑन हो जाएगा टू मेटाबोलाइज इट, यानी कि टू मेटाबोलाइज लैक्टोज। इट इज कॉल्ड इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंडक्शन कहा जाता है। और जिसकी वजह से ये इंडक्शन हुआ है उसे इंड्यूसर कहा जाता है। और इंड्यूसर कौन होगा यहाँ पे? लैक्टोज। क्योंकि इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक्स हैं। ये क्या है? उसके बेसिक्स हैं। उसके बाद व्हेन अ मेटाबोलाइट प्रोडक्ट इज एडेड द जीन्स टू प्रोड्यूस इट आर टर्न्ड ऑफ। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। इसे क्या कहा जाता है? रिप्रेशन। कि अगर हमने डायरेक्टली क्या डाल दिया? सबस्ट्रेट डाल दिया, तो
हमें वो एंजाइम यानी कि वो जो एंजाइम है वो एक्टिवेट नहीं हो सकता है। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बेटा कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स का नेचर क्या है, प्रोटीनेशियस यानी कि जीन एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम डायरेक्टली ही किसी ऑर्गेनिज्म को क्या दे दें, प्रोडक्ट दे दें, जैसे सपोज करिए जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज लगाते हैं, वो ग्लूकोज डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, आपके ब्लड में जा रहा है, वो डाइजेस्टेड फॉर्म जा रही है, तो उसको डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होंगे वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म आपकी बॉडी में जा रही है। ठीक है, अब इसी से हम आगे ले जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को, जो कि है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो देखिए बेटा, अभी जो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई है, इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी जीन रेगुलेशन हो रहा था तो यूकैरियोट में वो 4 स्टेप में होता था, और यूकैरियोट में जब वो 4 स्टेप में होता था तो उनके पास जीन कौन से थे, मोनोसिस्ट्रोनिक जीन थे। कौन से जीन्स थे, मोनोसिस्ट्रोनिक जीन, यानी कि हर एक जीन जो है वो इंडिविजुअली क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या था बेटा, सेट ऑफ जीन्स एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, जिसे हमने क्या बोला था, पॉलीसिस्टोनिक जीन। क्या बोला था, पॉलीसिस्टोनिक जीन। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए अभी सिर्फ एक एंजाइम के बारे में आपको बताया है, लेकिन जब लैक्टोज का कंप्लीट डाइजेशन बैक्टीरिया के अंदर होता है तो और भी बहुत सारे एंजाइम्स मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। इनफैक्ट अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी अगर जीन एक्सप्रेशन हो रहा है बेटा, तो वहाँ पे सेट ऑफ एंजाइम्स का मतलब क्या है, पॉलीसिस्टोनिक जीन एक्सप्रेशन होता है, और वो जो सेट ऑफ एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं उनको एक्टिवेट करने वाला या उनको कंट्रोल करने वाला कोई एक पर्टिकुलर जीन होता है, एक पर्टिकुलर क्या होता है, जीन होता है। हमें ये बात समझ में आ रही है कि प्रोकैरियोट्स में कोई एक ऐसा जीन होता है जो बड़े सारे जीन्स जो एक साथ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड दैट प्रोसेस वेयर सिंगल जीन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दैट प्रोसेस वेयर सिंगल जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ मैनी जीन्स, कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ मैनी जीन्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओपेरॉन। उसे क्या कहा जाता है, ओपेरॉन कहा जाता है। यानी कि ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ जीन्स। सेट ऑफ जीन्स जब कंट्रोल करते हैं उसे ओपेरॉन कहा जाता है। एंड ऑल द जीन्स रेगुलेटिंग अ मेटाबॉलिक रिएक्शन कंस्टिट्यूट, और ये क्या बनाता है, ओपेरॉन बनाता है। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें जो ओपेरॉन पढ़ना है वो किसका पढ़ना है, ओपेरॉन का मतलब है जो जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है वो किसका पढ़ना है, लैक्टोज का। इसलिए लैक्टोज को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, लैक ओपेरॉन। बड़े सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुनिया में एक ही ओपेरॉन है, दैट इज लैक ओपेरॉन। नहीं, ऐसा नहीं है। लैक ओपेरॉन बेटा लैक्टोज के लिए है। वैसे अगर लैक्टोज की जगह सपोज करिए कोई और हमारे पास सबस्ट्रेट है, जैसे कि सुक्रोज है, तो उसके लिए सुक्रोज का ओपेरॉन अलग से होगा। वैसे ही जैसे ट्रिप्टोफैन का अगर हमें मेटाबॉलिज्म पढ़ने तो इसका अलग से ओपेरॉन होगा। लेकिन जो ओपेरॉन है, इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो ओपेरॉन है इट इज कॉमन। ये किस में कॉमन है, इट इज कॉमन इन प्रोकैरियोट्स। ओपेरॉन जो है बेटा ये प्रोकैरियोट्स में क्यों कॉमन है, क्योंकि ये कहाँ पे काम करता है, इट वर्क्स इन पॉलीसिस्टोनिक जीन कंडीशन, जहाँ पे बड़े सारे जीन्स को कोई एक जीन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इज दैट क्लियर? अब हम इस बात को समझते हैं कि ऐसा है क्यों। जैसा कि मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो यूकैरियोट्स है वहाँ पे क्या है, वन जीन कंट्रोल वन स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक है। एक जीन एक ही स्ट्रक्चरल जीन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और प्रोकैरियोट में क्या है, एक जीन जो है ये बड़े सारे स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या करेगा, कंट्रोल। जो कि मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इस बात को सुनिए। यूकैरियोट में एक जीन जो है वो एक ही स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करेगा, सिंगल जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। प्रोकैरियोट में एक जीन बड़े सारे जीन्स को मिलकर क्या करता है, कंट्रोल करता है। बड़े सारे जीन्स मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स को हमें एक्टिवेट कराना है। इज दैट क्लियर? एंड दैट प्रोसेस वेयर वन जीन कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स, उसे क्या कहा जाता है, ओपेरॉन। और ये सिर्फ किस में ऑपरेट करता है बेटा, प्रोकैरियोट में ऑपरेट करता है। इस बात को याद रखिए कि ओपेरॉन जो है वो यूकैरियोट में ऑपरेट नहीं करता है, ऑपरेट नहीं करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ओपेरॉन है, जो बार बार ओपेरॉन हम कर रहे हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी में जो 2 डायग्राम्स बनी है उनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ओपेरॉन जो है
उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि ओपेरॉन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जीन मिलके बड़े सारे जीन्स को कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली ये डीएनए पे ही होगा। किस पे होगा? डीएनए पे ही होगा। तो ओपेरॉन की अगर बात करी जाए तो इसके टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। सबसे पहला जो कंपोनेंट है इसका वो है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन को एनसीईआरटी ने यहाँ पे आई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा इसका कंपोनेंट है वो है प्रमोटर। प्रमोटर के बिल्कुल साथ में होता है ऑपरेटर, और ऑपरेटर के साथ होता है स्ट्रक्चरल जीन। तो ओपेरॉन की सबसे पहली बात तो कितने 4 कंपोनेंट हो गए, आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब देखिए ये जो रेगुलेटरी जीन है, ध्यान से सुनिएगा, अभी क्यों क्या पढ़ रहे हैं हम? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेस किसको करवाना है? याद करिए, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते थे तो वहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आता था। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर होता था और उसके बाद क्या होता था? स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे टर्मिनेटर होता था। हमें से स्ट्रक्चरल जीन यानी कि इसका एमआरएनए बनाना है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ध्यान सुनिएगा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये तभी डीएनए से एमआरएनए बनाएगा जब रेगुलेटरी जीन इसको क्या देगा? आगे सिग्नल देगा। रेगुलेटरी जीन का काम है रेगुलेट करना, प्रोसेस को क्या करना? इस चीज को डिसाइड करना। ध्यान सुनिए, रेगुलेटरी जीन का काम क्या है? इस चीज को डिसाइड करना कि ये स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मली देखा जाए तो जो ये रेगुलेटरी जीन है ये क्या करेगा? पहले डीएनए से एक एमआरएनए बनाएगा, और ये जो एमआरएनए ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये 2 तरह के हो सकते हैं। तो नॉर्मल केस में जो ये रेगुलेटरी प्रोटीन है ये क्या प्रोड्यूस करता है? यहाँ पे एक रिप्रेसर प्रोटीन। क्या प्रोड्यूस करता है? रिप्रेसर। ये जो रिप्रेसर होगा ये जाके बाइंड करता है किसके साथ? ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर की एक्टिव साइट के साथ ये बाइंड करता है और ये ऑपरेटर को क्या कर देता है? शट डाउन। क्या कर देता है? शट डाउन। अब जो ये ऑपरेटर है जैसे ही शट डाउन हो गया तो ऑपरेटर के साथ क्या लगा? प्रमोटर। तो याद करिए प्रमोटर के साथ क्या जुड़ता था? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड नहीं करेगा और ये स्ट्रक्चरल जीन भी एक्टिवेट नहीं होगा। ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है, ये तो हमें डिटेल में पढ़ना है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक रेगुलेटरी जीन होगा जो एक रेगुलेटरी पहले एमआरएनए बनाएगा और ये क्या बनाएगा? एक रेगुलेटरी प्रोटीन। तो जो ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है उसका नाम क्या है? रिप्रेसर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिप्रेसर। इज दैट क्लियर? उसके बाद होगा ऑपरेटर, उसके बाद होगा प्रमोटर और उसके बाद होगा स्ट्रक्चरल जीन। ये तो मैंने आपको क्या बताया? इसका स्ट्रक्चर। क्या बताया? स्ट्रक्चर। अब हम ये देखते हैं कि ये ओपेरॉन काम कैसे करता है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है बेटा ओपेरॉन हमारे सिलेबस में जो है वो है लैक ओपेरॉन। कौन सा वाला है? लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन का मतलब क्या है? लैक्टोज ओपेरॉन। क्या मतलब है? लैक्टोज। और ये किसने दिया था बेटा? ये दिया था फ्रांसिस जैकोब एंड जैकोब मोनोद। इसे कहा जाता है जैकोब एंड मोनोद कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन में जैसा कि मैंने क्या बताया कि हमारे पास 3 कंपोनेंट, सबसे पहले क्या बताया? रेगुलेटरी और इनहिबिटर जीन जिसको एनसीईआरटी ने आई लिखा हुआ है। उसके बाद 3 स्ट्रक्चरल जीन हो गए, यानी कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए स्ट्रक्चरल जीन कितने? 3, Z, Y एंड A। उसके बाद होगा एक ऑपरेटर रीजन। क्या होगा? ऑपरेटर रीजन। मैंने आपको एक और बताया यहाँ पे, कौन सा वाला? प्रमोटर। कौन सा वाला बताया? तो यहाँ पे आप एक और लिख सकते हैं, प्रमोटर। क्या लिख सकते हैं? प्रमोटर। सो देयरफॉर जीन्स इन द ओपेरॉन फंक्शन टुगेदर इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक। बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ओपेरॉन में सेट ऑफ जीन्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन उन सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करने वाला जीन कौन सा है बेटा? ये रेगुलेटरी जीन होगा। कौन सा होगा? रेगुलेटरी जीन। तो हमारे पास ये जो तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, पहले हम इनका रोल देख लेते हैं। तो जो Z जीन है बेटा, ये Z जीन क्या करता है? ये Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है जो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। उसके बाद जो Y जीन है, क्योंकि देखिए सपोज करो ये एक मीडिया हमने जिसके अंदर ई कोलाई डाला है। क्या डाला है? ई कोलाई। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस लैक्टोज को ई कोलाई के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो लैक्टोज को ई कोलाई के अंदर लेके जाने वाला जो जीन है वो कौन सा है? Y जीन। ये Y जीन क्या प्रोड्यूस करता है? परमिएज। परमिएज का मतलब ये है कि ये लैक्टोज को परमिशन देगा कि तुम इसके अंदर जाओ। जैसे ही, कैसे? ये इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है इसकी परमेबिलिटी को क्या कर देगा बेटा? ये इंक्रीज कर देगा। जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद जो ये बीटा यानी कि जो Z जीन है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी डायग्राम आ गई। जो बेटा A जीन है ये क्या बनाता है? ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज का जो फंक्शन अभी तक अननोन है कि इसका एग्जैक्ट फंक्शन है क्या है, इसलिए आपको 2 ही याद रखने अच्छे से। फर्स्ट इज द परमिएज एंड नंबर 2 इज द
बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे मीडिया में लैक्टोज एब्सेंट होगा, तो दिमाग लगाओ, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, बार बार ये कितनी बार ये बात मैंने रिपीट कर दी है कि अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा, लैक्टोज क्या होगा? एब्सेंट। तो आप मुझे बताइए, अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट होंगे? ये एक्टिवेट नहीं हो सकते। यानी कि अगर मीडिया में लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज मतलब इंड्यूसर अगर एब्सेंट है, तो ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये एक रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? एक रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? रिप्रेसर। ये जो रिप्रेसर है किसके साथ बाइंड करेगा? ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और जो ऑपरेटर है इट इज स्विच्ड ऑफ, क्योंकि इसको ये तो पहले से बंद हो गया। अगर ऑपरेटर बंद है तो पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करेगा। अगर ये प्रमोटर एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करा, तो याद करिए बेटा, डीएनए ओपन नहीं करेगा। यानी कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ना ये एमआरएनए बनाएंगे और ना ही ये प्रोटीन बनाएंगे, यानी कि ना ही ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना ही ट्रांसलेशन करेंगे। इसका मतलब कोई भी जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये आ गया पहला केस। ये क्या आ गया? पहला केस। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए जरा, अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जरा देखना। क्या? व्हेन देयर इज नो लैक्टोज, लैक ऑपेरॉन रिमेन स्विच ऑफ। वो क्या रहेगा? स्विच ऑफ रहेगा। द रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइज एमआरएनए, वो क्या बनाता है? अभी बताया कि जो रेगुलेटरी जीन होगा वो क्या बनाएगा? एक एमआरएनए, जो क्या प्रोड्यूस करता है? रिप्रेसर। अब ये भी डायग्राम में बताया। दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन किसके साथ बाइंड करेगा? ऑपरेटर के साथ, और आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देगा? उसकी मूवमेंट को ब्लॉक कर देगा। इसलिए स्ट्रक्चरल जीन भी एक्टिवेट नहीं होंगे, बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। एग्जाम में अगर आपको ऑपेरॉन का क्वेश्चन आए तो आप उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेटली, बहुत सिंपल है। अब दूसरा केस, तो दिमाग लगाइए। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, अब अगर क्या होगा बेटा? लैक्टोज प्रेजेंट, तो दिमाग लगाओ। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, यानी कि अब इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन जो है, जो पहले क्या प्रोड्यूस कर रहा था? रिप्रेसर तो ये हमेशा प्रोड्यूस करता ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मली तो ये स्विच ऑफ ही रहेगा जब तक लैक्टोज नहीं है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये स्विच ऑफ ही रहेगा, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन तो हमेशा बनता ही रहेगा। लेकिन अब लैक्टोज के आने से क्या होगा? ये जो लैक्टोज है ये किसके साथ बाइंड करेगा बेटा? इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, इस साइड पे। अब देखो, जैसे ये लैक्टोज इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करा, तो रिप्रेसर की जो बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट थी, अब ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ पाएगी, क्योंकि इसने क्या कर दिया? इंड्यूसर ने क्या कर दिया? यहाँ पे इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना के इसकी एक्टिव साइट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, सो ऑपरेटर क्या हो जाएगा? ऑन। जैसे ही ऑपरेटर ऑन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। जैसे ही प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा, डीएनए यहाँ से ओपन हो जाएगा, याद करिए, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। सबसे पहले ये डीएनए से क्या बनाएंगे? अपना एमआरएनए बनाएंगे, और उसके बाद एमआरएनए से क्या बनेगा बेटा? प्रोटीन बनेगा। तो Z वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, Y वाला परमेज बनाएगा, A वाला ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा, और ये जो लैक्टोज है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा केस था, जब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? स्विच्ड ऑन हो जाता है। ये कब होगा बेटा? जब वहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम लैक ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं, यानी कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं। तो जब लैक्टोज होगा तो वो जीन एक्सप्रेशन भी ऑन हो जाएगा, जब लैक्टोज नहीं होगा तो जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो पहले तो सिंपली आपको ये आ सकता है व्हाट इज ऑपेरॉन, तो ऑपेरॉन के बारे में आप बताएंगे, उसकी जो सिंपल डायग्राम मैंने बताई। उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ ऑपेरॉन, कि ऑपेरॉन कैसे रेगुलेट करता है, जिसमें आपको ये दोनों डायग्राम बनानी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इसमें समझ लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, तो क्या लिखा है? व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम, लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द इकोलाई बाय द एक्शन ऑफ परमिएज, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया कि लैक्टोज को कौन लेके जाएगा? परमिएज। लैक्टोज यानी कि इंड्यूसर किसके साथ बाइंड करेगा? रिप्रेसर के साथ। सो रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। अब ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लाइनें दी हैं। वो इसलिए बाइंड नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसकी एक्टिव साइट को क्या कर देता है? चेंज। द ऑपरेटर रीजन बिकम फ्री
and induces RNA polymerase to bind with the promoter and then ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब उसके बाद सपोज करिए कि हम लैक्टोज की जगह अगर मीडिया में क्या डाल दें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, वही वाला केस आ गया कि लैक्टोज की जगह अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज डाल देंगे तो क्या जीन एक्सप्रेशन ऑन होगा, जीन एक्सप्रेशन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अब किसका काम कर सकते हैं, ये इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंड्यूसर तो लैक्टोज है। यही वाली बात है कि आप सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, प्रोडक्ट डालेंगे तब जीन एक्सप्रेशन थोड़ी ऑन हो सकता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद तो हम ये देख रहे थे कि जब तक वहां पे इंड्यूसर नहीं था तो कौन एक्टिवेटेड था, रिप्रेसर। जब रिप्रेसर ऑपेरॉन को ऑपरेट करता है तो उसे नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है, और जब इंड्यूसर उसे ऑपरेट कहा जाता है तो उससे पॉजिटिव रेगुलेशन कहा जाता है। यानी कि इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज के आने से जो ऑपेरॉन है वो स्विच ऑन हो जाता है, और इंड्यूसर के ना रहने से रिप्रेसर जो है वो ऑपेरॉन को क्या कर देता है, स्विच ऑफ। यानी कि ये नेगेटिव रेगुलेशन भी कर रहा है और पॉजिटिव रेगुलेशन भी कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव रेगुलेशन किसकी हेल्प से कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ लैक्टोज, विद द हेल्प ऑफ लैक्टोज। इज दैट क्लियर बेटा? अब बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन कितने कितने नंबर में आ सकते हैं। उसके अलावा जितनी मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे बताई हैं ये आप नीट के भी सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और आपको एनसीईआरटी को रीड करने के बाद सारे के सारे पहले एमसीक्यूज़ लगाने हैं और ये क्वेश्चंस भी वहाँ से सॉल्व करने हैं। तो आई होप आज का जो लेक्चर होगा काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। ओके बेटा, सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।